अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपकी स्टडी भी चल रही होगी। जैसे आप सबको पता है कि हमने केमिस्ट्री 9th में फर्स्ट चैप्टर कवर किया था और आज जो है हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का जो है नाम है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चैप्टर में हम टोटली रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे कि एटम कहाँ से डिस्कवर हुआ, किस तरह हमें पता चला कि एटम एग्जिस्ट भी करता है और एटम की कंपोजिशन के बारे में हमें किस तरह पता चला। फिर एटम की कंपोजिशन के अंदर जिस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी जो है सपोज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, इन सब चीज़ के बारे में हमें किस तरह पता चला, इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सही है, तो कुछ बेसिक टर्म्स से, कुछ बेसिक जो है टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उससे स्टार्ट करते हुए हम आगे जाके डिटेल कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सही है, तो जो है स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो है जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि मतलब ये कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ कि एटम एग्जिस्ट भी करता है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो इस थ्योरी से स्टार्ट हुआ, पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, अगर आप साथ साथ नोट भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थ्योरी स्टार्ट हुआ असल में पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ मैटर से। और पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ मैटर हमें क्या बताता है? पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ मैटर जो है हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे पास मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जो कि फर्दर अनडिविजिबल है। फर्दर उसको हम कट नहीं कर सकते, फर्दर उसको हम छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो है पार्टिकुलेट थ्योरी का मानना है, या पार्टिकुलेट थ्योरी हमें जो है गाइड करता है। सही है, और इसका फाउंडर कौन है, किसने इसको फाउंड किया, किसका जो है मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है? दो जो है यहाँ पे जो है फिलोसोफर थे, असल में साइंटिस्ट तो आप नहीं कह सकते, दो फिलोसोफर थे। एक का नाम था डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम था लेविस्पस। ठीक है, डेमोक्रिटस और लेविस्पस का ये मानना था कि जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए। अब क्योंकि वो छोटे पार्टिकल फर्दर अनडिविजिबल है, फर्दर उसको हम कट नहीं कर सकते, इस वजह से उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम का जो मतलब है वो हमने एक ग्रीक लफ्ज़ से लिया है, जिसका मतलब हमारे पास होता है अनडिविजिबल, कि फर्दर उसको जो है आप छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हो। सही है, फर्ज करें जो है हमारे पास एक मैटर है, आप कंसिडर करो जो है हमारे पास ये एक मैटर है और इस मैटर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, जितना आप इसको स्मॉल कर सकते हो उस हद तक। ठीक है, सबसे जो लास्ट वाला पार्टिकल जो कि आपको लगता है कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा किसी भी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करें, आपको अगर लगता है कि वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो वही जो है हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है, एटम को जो है हमने जो है इसका जो वर्ड है वो ड्राइव किया हमने ग्रीक वर्ड से। कौन सा लफ्ज़ है? एटोमस, जिसका मतलब है अनडिविजिबल। ये जो लफ्ज़ यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, इसका मतलब है अनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड ना हो सकता हो। ठीक है, हाँ जो है बात आपको लग रहा होगा कि मतलब डिविजिबल तो है, हमने एटम को डिवाइड किया है ना, हमने एटम को जो है प्रोटॉन में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में तो हमने डिवाइड किया। लेकिन उस टाइम पे जब जो है ये थ्योरी एग्जिस्ट करता था, हमें ये लगता था कि एटम डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से इसका नाम हमने एटम रखा। ठीक है, आपकी बात सही है कि मतलब एटम को हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किए हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन उस टाइम पे तो हमें ये पता नहीं था कि फर्दर एटम भी जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये भी जो है प्रोटॉन भी, मतलब सपोज एटम भी किसी पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये जो है क्या करते हैं, एटम को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आपकी बात सही है कि ये भी जो है डिवाइडेबल है, लेकिन उस ज़माने में, उस टाइम पे जो है हमें पता नहीं था। ठीक है, सिर्फ हमें ये जो है मतलब पता था, सिर्फ हमें ये जो है हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट्स थे, हमारे दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट थे कि जितने भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और उस एटम का जो है लफ्ज़ लिया गया ग्रीक वर्ड से, जो है किससे, एटोमस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
अब जो है इस थ्योरी का फाउंडर कौन है, किसने ये थ्योरी मतलब किसने ये कॉन्सेप्ट अराइज किया? दो हमारे पास फिलोसोफर थे असल में, एक का नाम था डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम था लिविस्पस। ये जो डेमोक्रिटस लिविस्पस है, इनका ये मानना था कि कोई भी मैटर आप उठा के देखेंगे ना, उसमें बहुत टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एक जगह पे जमा होके क्या बनाते, एक बहुत बड़े मैटर को हमारे पास फॉर्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर जो है क्योंकि कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, कोई मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो बहुत अरसे तक ये थ्योरी जो है इसी तरह ही रहा। सिर्फ जो है मतलब इस हद तक रहा कि हम ये जान सकते हैं कि मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। सही है। इसके बाद जो है मतलब कोई भी तकरीबन आप कह सकते हो मतलब डिस्कवरीज नहीं हुआ 18वीं सेंचुरी तक। 18वीं सेंचुरी में फिर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने मतलब कुछ पॉइंट्स पेश किए और उस पॉइंट के बेसिस पे हमने आगे डिस्कवरीज स्टार्ट किए। 18वीं सेंचुरी में एक जो है हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डेल्टन, ठीक है। डेल्टन मोस्टली जो हम कहते हैं डेल्टन एटॉमिक मॉडल। डेल्टन हमारे पास क्या कहते हैं, डेल्टन, ठीक है। डेल्टन असल में एक साइंटिस्ट था। डेल्टन हमें क्या कहता है, डेल्टन ये कहता है कि किसी भी एटम को जब हम उठा के देखते हैं, ठीक है, किसी भी एटम को जो है अगर हम कंसीडर करें तो वो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर से मुराद मतलब सपोज आप एक बॉल ले लें, ठीक है, बॉल तो 3 डायमेंशन होता है ना, बॉल क्या होता है 3 डायमेंशन होता है, 3D होता है। तो सेम जो है डेल्टन भी हमें ये बताता है, डेल्टन हमें ये गाइड करता था कि जो है एटम में असल में जो है 3D जो है क्या है, सॉलिड स्फीयर है, जो कि कंप्रेसिबल नहीं है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी पॉइंट को जो है हमने जहन में रख के कुछ साइंटिस्ट ने जो है इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला, उस एक्सपेरिमेंट में जो है हमें एटम की कंपोजिशन मिली कि एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है। सपोज जो है एटम मतलब इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये चीज़ें जो है मतलब 18वीं सेंचुरी के बाद आप कह सकते हो हमें पता चला। और जॉन डेल्टन की इस थ्योरी पे किस जो है साइंटिस्ट ने काम किया, वैसे काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट है, ठीक है, कुछ के नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक है जो है हमारे पास था जे स्टोनी, एक ये था, ठीक है, जिन्होंने जो है मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इसके अलावा हमारे पास था जो है जे थॉम्सन, ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ असल में। जे थॉम्सन हमारे पास वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन असल में पार्टिकल इन नेचर है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जे स्टोनी जो था, नहीं सॉरी गोल्डस्टीन है इसमें, ठीक है, गोल्डस्टीन। लेक्चर हमारा कट गया, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से मैं आपको ये समझा रहा था कि जो है एटम असल में जॉन डेल्टन का ये मानना था कि एटम जो है सॉलिड स्फीयर से मिलकर बना होता है। सही है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जॉन डेल्टन ये समझते थे कि जो है एटम को अगर मतलब हम इस काबिल हो जाए कि एटम को हम देख लें या जो है उसको हम डिटेक्ट कर ले तो वो सॉलिड बॉल की तरह आपको नज़र आएगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रा किए कि एक 3 डायमेंशन जो है हमारे पास स्फीयर की तरह आपको नज़र आएगा जो कि जो है कंप्रेस नहीं हो सकता। फिर इसी थ्योरी पे जो है हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने काम किया और कुछ चीज़ों को डिस्कवर भी किया। जिस तरह हमारे पास गोल्डस्टीन है, ठीक है, गोल्डस्टीन ने जो है डिस्कवर किया प्रोटॉन को 1897 में, ठीक है, 1897 में जो है मतलब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। जो है प्रोटॉन डिस्कवर होने के बाद हमें ये पता चला कि एटम असल में ख़ुद भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह जे थॉम्सन आए, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन के एक खासूसियत को आप कह सकते हो डिस्कवर किया कि जो है इलेक्ट्रॉन असल में पार्टिकल इन नेचर है। पहले हम समझते थे कि जो है ये रेस की तरह है, फिर लेकिन बाद में जब जे थॉम्सन ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला कि जो है असल में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पार्टिकल इन नेचर है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास रदरफोर्ड आया, ठीक है, रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड ने जो है एटम के ऊपर एक मॉडल पेश किया कि जो है एटम असल में किस तरह पॉसिबल है। सपोज हमने ये किया ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया, अब हमारे पास एक ये चैलेंज था कि हम इस चीज़ का जो है मतलब अंदाज़ा लगाए या हमें ये पता चले कि एक एटम है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह समाया हुआ है। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है एक ख़ास अरेंजमेंट में है या फिर इसी तरह रेंडमली जो है मतलब एटम के अंदर पड़े हुए। तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया
और काफ़ी हेल्पफुल रहा ये मॉडल, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें हेल्प किया एटम के बेस रखने में, बुनियाद रखने में, कि एटम के बारे में हमें पता चले कि एटम का स्ट्रक्चर असल में किस तरह है, कि सपोज़ प्रोटॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये पूरा जो है हमें रदरफोर्ड जो है गाइड करता है बेसिक मॉडल पे, बहुत बेसिक पे, ठीक है। फिर रदरफोर्ड के बाद एक और मॉडल आया हमारे पास, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। फिर बोहर कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर डिफ़ाइन करता है रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसमें कुछ मिस्टेक्स थे, ठीक है, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ों में जो है ये फॉल्ट था इनमें। फिर उसी फॉल्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। फिर बोहर एटॉमिक मॉडल मतलब कुछ चीज़ों को रदरफोर्ड से ज़्यादा बेहतर डिफ़ाइन करता है, कि मतलब एटम की खासकर इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर किस तरह रिवॉल्व करता है, या फिर उसकी क्या क्या खसूसियत होता है, क्या क्या बिहेवियर वो जो है एटम में शो करता है, ये जो है बोहर हमें थोड़ा बहुत गाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम कहते हैं कि ये पूरा जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही रिलेटेड है, ठीक है। तो होप के मतलब यहाँ तक आपको थोड़ा सा जो है चैप्टर का बेस मैं आपके लिए बना चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं और कौन कौन से टॉपिक के रिलेटेड जो है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, सही, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कुछ जो है इसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत एटम के बारे में मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि एटम क्या है, ठीक है। हो सकता है आपको बाकी लेक्चर में ना मिले, अगर मिले भी वो शायद मतलब हायर लेवल पे हो, सही है। कुछ यहाँ पे मैं आपको मतलब एटम के रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब फर्स्ट करो जो है हमारे पास सपोज़ अगर यहाँ पे हम मतलब एटम कंसिडर करें, एटम का टॉपिक, ठीक है, एटम हम ये कहते हैं कि सपोज़ अगर इस लेवल पे हम एटम को ये कंसीडर करें कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिस तरह जॉन डेल्टन ने हमें कहा कि मतलब एक सॉलिड स्फीयर है, हम ये कंसीडर करें कि मतलब जो है एक सॉलिड स्फीयर है इस तरह, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सपोज़ ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है सबसे बीच में जो है प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, सही है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं आपको बता देता हूँ, ये P है, P+ है और इसके नीचे मैंने N लिखा है, न्यूट्रॉन लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को हम जाहिर करते हैं किस चीज़ से, E- से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी लेता हूँ, प्रोटॉन को हम P+ से जाहिर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम जो है E- से जाहिर करते हैं और न्यूट्रॉन को कैपिटल N से जाहिर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो जो है किसी भी एटम को जब हम उठा के देखते हैं उसमें तीन चीज़ें हमें जो है देखने को मिलते हैं, उसमें प्रोटॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और उसमें न्यूट्रॉन है। ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सब पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि मतलब जो है एटम के सब पार्टिकल क्या हैं, तो आप कह सकते हो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास सब पार्टिकल ऑफ एटम है। या फिर इस तरह सवाल आ सकता है कंपोजिशन ऑफ एटम, एटम की क्या कंपोजिशन है, फिर आप कह सकते हो एटम की कंपोजिशन मेनली वो कंपोज हुआ है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से, जिनको हम सब पार्टिकल ऑफ एटम भी कहते हैं, सही है। अब जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एटम के अंदर है, ठीक है, मतलब एटम के सेंटर में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता रहता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मतलब सेंटर में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस सेंटर को जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और अगर आपसे ये पूछता है कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप इस तरह कह सकते हो न्यूक्लियस असल में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जमा होके मतलब न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, सही है। और इसी तरह आप देख रहे हो कि P जो है, P पे हमने पॉजिटिव साइन डाला है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा। और उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कहलाएगा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा न्यूक्लियर चार्ज। और इसी तरह जो है सपोज ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ठीक है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स,
ठीक है, NuCleons, ठीक है, स्पेलिंग आप सही करें, न्यूक्लियस। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियन किसके बराबर है? एक न्यूक्लियन बराबर है एक प्रोटॉन का और इसके अलावा एक न्यूट्रॉन के। एक न्यूक्लियन बराबर है एक प्रोटॉन के और एक न्यूट्रॉन के। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है एटम के सराउंडिंग में इस तरह रिवॉल्व करता जाता है। यहाँ तक समझ में है? अब जो है अगर हम मतलब इस पर थोड़ा सा और फोकस करें, कुछ चीज़ों को यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, आप अपने लिए नोट करें सही जो आपको नोट करना है इसमें। अच्छा, मैंने आपको कहा कि जो है ये जो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है वो एक न्यूक्लियन के बराबर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ये क्या है? टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब जितने भी प्रोटॉन हैं जितने भी न्यूट्रॉन हैं उसके टोटल जब हम निकालेंगे वो एटॉमिक मास के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल प्रोटॉन। एक एटम में टोटल प्रोटॉन कितने हैं वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। अब न्यूक्लियन नंबर क्या है? न्यूक्लियंस नंबर वो होगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बराबर। एक प्रोटॉन जब एक न्यूट्रॉन मिलेगा तो वो एक न्यूक्लियन के बराबर होगा, सही है। अब जो है किसी भी एटम पे चार्ज आ सकता है, चार्जेस आपने देखा है, चार्जेस या उसमें प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है। प्लस माइनस कब होगा? प्लस उस टाइम पे होगा, ठीक है। सपोज जो है मैं कहता हूँ Na पॉजिटिव, इस पर प्लस चार्ज आया और मैं कहता हूँ Cl पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव उस टाइम पे होगा जब ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन। असल में किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो क्या होगा? वो इक्वल होगा। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होगा एज लॉन्ग एज जब तक उसने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं किए हैं। तो अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका ये मतलब है कि उसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है। सपोज अगर 1 पॉजिटिव है +1 तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर इसमें +2 है तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा है इसमें। अगर इसमें +3 है तो 3 प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लस हमें ये दिखाता है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है और इसके साथ जो नंबर लगता है वो हमें ये दिखाता है कि कितने प्रोटॉन ज़्यादा है। इसी तरह अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव चार्ज किस वजह से है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जो है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, सही है। अब जो है अगर आपसे कोई मतलब ये सवाल करता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है और इसी तरह जो है P पॉजिटिव क्यों है और इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव क्यों है, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, किसी भी प्रोटॉन पे पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो जो है इसका आंसर हम कुछ इस तरह देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको आज बताया कि जो है आज हम कोई टॉपिक ख़ास मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे। सपोज़ अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि यहाँ पे जो है प्रोटॉन पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पे जो है न्यूट्रल चार्ज क्यों है, तो जो है हम इस तरह मतलब कहेंगे कि एटम खुद जो है खुद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसी तरह इलेक्ट्रॉन, और यही प्रोटॉन खासकर न्यूट्रॉन जो है ये किसी और पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने और प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुद जो है क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब ये क्वार्क क्या है? क्वार्क जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स है। अब तक का सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो हमारे पास क्वार्क है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल को भी बना रहा है, सही है। अब हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज क्यों है। इलेक्ट्रॉन असल में खुद एक क्वार्क है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना, खुद एक क्वार्क है।
और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये फिर जो है क्या है, क्वार्क से बना हुआ है, ठीक है। और क्वार्क मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स है। फिर जो है हमारे पास दो तरह के क्वार्क्स हो सकते हैं। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, दो तरह की पॉसिबल है। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स वाले फैमिली में इलेक्ट्रॉन आता है, और जो लेप्टॉन है, लेप्टॉन जो है असल में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बना रहा है, ठीक है। लेप्टॉन्स वाले क्वार्क प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बना रहे हैं। अब फिर जो है यहाँ पे और थोड़ा सा मतलब इसको हम खोल के देखते हैं। लेप्टॉन्स हमारे पास इसके फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है। दो फ्लेवर्स यहाँ पे, बल्कि 3 या 4 फ्लेवर्स मैं आपको बताऊंगा लेप्टॉन्स के, ठीक है, जो कि मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक फ्लेवर इसमें आता है हमारे पास अप का, एक फ्लेवर आता है डाउन का, एक फ्लेवर आता है चार्म का, चार्म, और एक फ्लेवर आता है स्ट्रेंज का, ठीक है। इसमें से ये तो जो दो मतलब फ्लेवर है, यही दो फ्लेवर रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनाने में, ठीक है। आप कह सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप एंड डाउन क्वार्क से बने हुए हैं, अप एंड डाउन क्वार्क फ्लेवर से बने हुए हैं। जिस तरह प्रोटॉन की अगर हम बात करें, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क है, इसमें एक डाउन क्वार्क है, ठीक है। 2 अप क्वार्क से बने हुए, एक डाउन क्वार्क से बने हुए, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वो क्या है, वो 2 डाउन क्वार्क से बने हुए हैं और एक अप क्वार्क से बना हुआ है। देखो दोनों आपस में क्या है, उलट है, ठीक है। प्रोटॉन 2 अप से और एक डाउन से, इसमें 2 डाउन है एक अप है। फिर जो है जब इसी अप एंड डाउन का जो है हम चार्जेस कैलकुलेट करते हैं, तब हमारे पास न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल जो है, ठीक है। अप का हमारे पास चार्ज क्या है, 2 अप का चार्ज है हमारे पास +2/3, ठीक है। एक अप का 2 जो है +2/3 है, दूसरे अप का +2/3 है। डाउन का क्या है, डाउन का है -1/3 है, डाउन का -1/3। और अगर जो है न्यूट्रॉन की हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, 2 डाउन है, 2 डाउन है मतलब -1/3, -1/3। और इसी तरह एक अप है, एक अप का हमारे पास वैल्यू क्या आता है, एक अप का जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये 2 हमारे पास अप थे, ये डाउन था, तो अप का +2/3 है। अब इसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है। इसको जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं बेस से में तीनों का, तो 3 ही आएगा हमारे पास। ऊपर +2 होगा 4, और 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3/3 होगा। 3 1 3, 3 1 3, तो हमारे पास टोटल एक पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव लेके ना लेके फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब एक पॉजिटिव है। इसी तरह न्यूट्रॉन का अगर हम कैलकुलेट करें, इसके जो क्वार्क्स है हमारे पास नीचे से में, तो 3 होगा, -1 +2, ठीक है। -1 माइनस होगा -2, और यहाँ पे होगा +2 / 3, तो ये होगा 0/3। इसका मतलब 0/3 का मतलब है 0, कुछ भी चार्ज इस पर नहीं बचता। तो इस तरह जो है हमें पता चलता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो है क्यों न्यूट्रल होता है। वो असल में टोटली बेस्ड है क्वार्क पे, ठीक है। जिस तरह जो है प्रोटॉन के मतलब इसकी जो कंपोजिशन देखिए, 2 अप एक डाउन, और जो है न्यूट्रॉन का अगर हम देखिए 2 डाउन है एक अप है, ठीक है। जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी काफ़ी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन सेम है, बहुत मतलब कम डिफरेंस है। यहाँ पे एक डाउन 2 अप है, वहाँ पे 2 डाउन एक अप है, ठीक है। जिसकी वजह से इनका मास भी तकरीबन एक दूसरे के साथ सिमिलर है। यहाँ तक समझ में आया? होप के मतलब ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। सही है, थोड़ा सा आगे हम स्टडी करते हैं मज़ीद इसका। आप वीडियो को पॉज करके ये वाला सेक्शन अपने लिए नोट करें फिर। सही, इस चीज़ के बारे में मज़ीद हम पढ़ते हैं कि जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मतलब एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सपोज़ ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव की वजह से न्यूक्लियस अपना जो है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इनवर्ट के डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इस्टेब्लिश बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिना पे वो क्या कर रहा है, वो जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसके अलावा सपोज किसी भी एटम में अगर दो प्रोटॉन हो, फिर दो प्रोटॉन से मुराद पॉजिटिव जो है पॉजिटिव। अब क्योंकि आपको पता होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, तो क्या यहाँ पे रिपल्जन नहीं होगा? क्या यहाँ पे रिपल्जन नहीं होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा रिपल्जन, पॉसिबल है। तो ये जो रिपल्जन है, ठीक है, उस फोर्स को, और इसके अलावा ये जो न्यूट्रॉन है, असल में ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्जन को रोकता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की जो है फोर्सेस हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फोर्सेस हैं। एक हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दो तरह के फोर्स है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियर फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगा रहा है ताकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रखे, क्योंकि प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपेल कर रहा है एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। उस रिपल्जन की वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन उसको दबाए रखता है ताकि जो है सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाए, समेटे रहे। इस वजह से ये जो फोर्स है इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं ताकि न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जमा रखें, इस वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब क्योंकि प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्जन वीक है, अगर वीक नहीं होता न्यूट्रॉन उसको जो है न्यूक्लियस के अंदर स्टे नहीं कर पाता, उनको जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है जमा नहीं कर पाता। इस वजह से इस सेंस में एक को कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरे को कहते हैं जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के दरमियान इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। जब न्यूट्रॉन जो है फोर्स लगा के सारे प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर समेटे रखता है, उस फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन टू प्रोटॉन के दरमियान इस्टेब्लिश होता है। बाज़ ऐसे एटम भी है जहाँ पे जो है प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्जन जो है ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीके। वो जो कंडीशन जहाँ पे जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो, तो जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या होगा, स्प्लिट होगा, तकसीम होगा, और तकसीम होने की वजह से इसमें से प्रोटॉन निकलना स्टार्ट होगा। एक टाइम तक प्रोटॉन निकलेगा। जब जो है प्रोटॉन, जैसे ही प्रोटॉन की तादाद कम हुई तो रिपल्जन कम होगा वहाँ पे। उस टाइम पे फिर से दोबारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज़्यादा होना स्टार्ट होगा बनिस्बत किसके, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, जिसकी वजह से उस टाइम पे मज़ीद प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ तक समझ में आया? तो दो तरह के फोर्स है यहाँ पे, एक जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग। वीक जो है प्रोटॉन टू प्रोटॉन के दरमियान इस्टेब्लिश होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के दरमियान इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। होप कि आपको मतलब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे डिफ़ाइन किया, एटम क्या होता है वो डिफ़ाइन किया। इसके अलावा एटम की कंपोजिशन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से हैं। फिर प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है वो डिफ़ाइन किया। फिर किसी एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आता है वो मैंने आपके लिए डिफ़ाइन किया, ठीक है। इसके अलावा जो है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस के दरमियान कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसका नाम क्या है वो मैंने आपके लिए डिफ़ाइन किया। और न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो मैंने आपके लिए डिफ़ाइन किया, ठीक है। फर्दर जो है मतलब अब जो है जिस तरह इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, इसकी डिस्कवरीज भी होंगे ना, किसने डिस्कवर किया, किस तरह डिस्कवर किया, ये इंशाल्लाह फिर हम आगे वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, सही है। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।